नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज थी उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे थे। सभी चैप्टर्स के जितने पेजेस थे, जितने वहां से टॉपिक्स थे, जितने उन पेजेस और टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे क्वेश्चन हमने इस सीरीज में कवर किया और पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में हम कवर कर रहे थे। इस सीरीज के आपके 37 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और लगभग हम 1850 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। हमारे इसमें 3 पार्ट्स बचे हुए थे और उसका आज हम एक पार्ट यहां पे कवर करेंगे। तो आज हमारा इस सीरीज का ये 38वां पार्ट होगा और इसके बाद आपकी जो पूरी परीक्षा वाणी है वो खत्म हो जाएगी वन लाइनर के फॉर्मेट में। केवल एक का लास्ट चैप्टर आपका बचेगा जो समसामयिकी वाला चैप्टर है करंट अफेयर्स का। उसकी आपकी 2 वीडियोस आएंगे और उन 2 वीडियोस में वो पूरा टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा उन 2 वीडियोस को भी जल्दी लाकर इस पूरी सीरीज को हम जल्द से जल्द खत्म कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज का आज हम 38वां भाग यहां पर देखेंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज को कवर करने से आपकी पूरी परीक्षा वाणी वन लाइनर के रूप में किस तरीके से क्वेश्चन परीक्षा वाणी से बनेंगे वो सारे आपके यहां पे कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना में वीरों में वीर किसे कहा जाता है। अब देखिए, यही क्वेश्चन कुछ दिन पहले हमने बीएस नेगी वन लाइनर में भी कवर किया। यही क्वेश्चन कुछ दिन पहले जब हम एमसीक्यूज वाली सीरीज चला रहे थे उसमें हमने कवर किया। तो एक ही क्वेश्चन आपको जब अलग अलग सीरीज में भी देखने को मिलता है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने हैं, तो आपको ये ज्यादा देर तक के लिए याद हो जाता है और आपका रिवीजन भी टाइम टाइम पर होता रहता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने होते हैं। भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है 13वीं और 15वीं बटालियन को। यह आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कुमाऊं रेजिमेंट को राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान कब किया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट पहली रेजिमेंट थी जिसको राष्ट्रपति के द्वारा कलर प्रदान किया गया था और यह इन्हें 8 अप्रैल 1961 में दिया गया था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। माधो सिंह भंडारी किस परमार शासक के सेनापति थे। माधो सिंह भंडारी को लेकर लगातार क्वेश्चन बनते हैं। ये महिपति शाह के आपके सेनापति थे। ठीक है, महिपति शाह को गर्वभंजन के नाम से जाना जाता है, जबकि माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर आखिर में का आता है और यहां पर ना आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये गर्वभंजन है और ये गर्वभंजक है। जो मलेथा की गूल है इसका निर्माण भी माधो सिंह भंडारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, पेशावर कांड कब घटित हुआ था। देखिए, पेशावर कांड को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए और बहुत बार हमने इनको कवर किया है। अब वो सारे फैक्ट आपके यहां पे दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहां पर, हम उससे रिलेटेड पूरी जानकारी यहां पर देखते हैं। देखिए, पेशावर कांड आपका 23 अप्रैल 1930 में घटित हुआ। डेट सहित आप याद रखेंगे। पेशावर कांड के नायक कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ? 24 दिसंबर 1891 को पौड़ी का जो मासो गांव है यहां पर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था। इनका केस किसने लड़ा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। और ये जेल में कब रहे? तो जब इन्होंने यहां पर ये पेशावर कांड हुआ था 1930 में 23 अप्रैल को, इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, इनके ऊपर केस चलाया गया। इनका केस बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा और इनको 11 साल 3 महीने 18 दिन की जेल हुई। 1941 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जेल से बाहर आए थे। तो ये सारी जानकारी आपको यहां पर याद रखनी है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा जानकारी की, जो हम हर वीडियो में देखते हैं जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया है पेशावर कांड क्या था। पेशावर में एक किस्सा खानी बाजार था। वहां पर जो अफगान आंदोलनकारी थे, खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे। खान अब्दुल गफार खान पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है, पहले विदेशी हैं। ठीक है, उनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। ये आपको उनसे रिलेटेड याद रखना है। तो उनके नेतृत्व में वहां पर आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश सेना वहां पर पहुंची, यानी कि जो गढ़वाली सेना थी, गढ़वाल रेजिमेंट थी, ये पहुंची। कैप्टन रिकेट था और उसमें चंद्र सिंह गढ़वाली भी शामिल थे।
कैप्टन रिकेट ने गोली चलाने का आदेश दिया, चंद सिंह गढ़वाली ने मना कर दिया। इनको और इनके साथियों को फिर गिरफ्तार किया गया और इसी घटना को पेशावर कांड कहा जाता है। ठीक है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर 23 अप्रैल को पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। ये सारे फैक्ट हम कवर करते हुए चलते हैं ताकि अलग अलग सीरीज में हमने इन क्वेश्चंस को देखकर हर जगह पर हम इनसे रिलेटेड सारी जानकारियों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। अगर आप परीक्षा वाणी को पढ़ेंगे तो आपको केवल इतनी जानकारी यहां पर देखने को मिलेंगी, लेकिन यहां पर आपको इससे अतिरिक्त जानकारी भी देखने को मिली। नेक्स्ट है हमारा अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? तो अलंकार प्रकाश ये रचना है सूरवीर सिंह पंवार की। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा फतेह प्रकाश किसकी रचना है? यह भी आपके सूरवीर सिंह पंवार की रचना है। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है खेल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो खेल अकादमी की स्थापना 2001 में होती है और यह स्थापना देहरादून में होती है। राज्य का पहला खेल महोत्सव कब मनाया गया था? तो राज्य का पहला खेल महोत्सव ये आपके 2001 में मनाया गया था और ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा वाणी का है। इस पूरी सीरीज में हम पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में करते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा वाणी से ही बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? जो महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स है यहां आपके देहरादून में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, स्थापना की बात करें कि ये जो महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स है कब बना, तो आप 1993 को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देहरादून में ही एक स्टेडियम है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। कहां पर है? यह भी आपके देहरादून में है, जो कि 2016 में बना था। राज्य खेल नीति कब जारी की गई थी? तो उत्तराखंड में राज्य खेल नीति 2006 में जारी की गई थी। ठीक है, 16 जनवरी 2006 को उत्तराखंड में खेल नीति जारी की गई। नेक्स्ट है हमारा एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है? तो एशिया का सर्वाधिक दूसरा सर्वाधिक एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है रांसी स्टेडियम। ठीक है, ये आपके पौड़ी में है। जो पहले नंबर पर है सर्वाधिक ऊंचाई पर, वो है आपका धर्मशाला का जो स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश में, वो पहले पर है। दूसरे पे आता है रांसी स्टेडियम जो कि पौड़ी में है और इस स्टेडियम का शिलान्यास 1975 में उस समय के यूपी के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है आपको, ये क्वेश्चन तो बन चुका है कि रांसी स्टेडियम कहां है? आपके पौड़ी में है। ये पूछ लेगा इसका शिलान्यास किसने किया? एचएनबी के द्वारा 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट है दून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? जो दून फुटबॉल अकेडमी है इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और आपको ध्यान होगा 2011 में ही फुटबॉल को उत्तराखंड का राजकीय खेल भी घोषित किया गया था। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, 2011 में ही दून फुटबॉल अकेडमी बनती है और 2011 में ही जो फुटबॉल है इसे उत्तराखंड का राजकीय खेल घोषित किया गया। आपने कमेंट करके बताना है जो उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है ढोल, इसे कब घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है चाइना वॉल के नाम से किस फुटबॉल खिलाड़ी को जाना जाता है? तो चाइना वॉल के नाम से जाने जाते हैं राम बहादुर छेत्री और इनका संबंध देहरादून से है। आयरन वॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया त्रिलोक सिंह बसेड़ा को कहा जाता है। ये भी फुटबॉलर है और इनका संबंध भी पिथौरागढ़ से है। ठीक है, जो आपके चाइना वॉल है राम बहादुर छेत्री देहरादून और आयरन वॉल ऑफ इंडिया इनको कहते हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। ये भी फुटबॉलर हैं और पिथौरागढ़ से संबंधित हैं। राज्य में किसे गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है जसपाल राणा को। ठीक है, इनका संबंध निशानेबाजी से है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बना है। गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? जसपाल राणा। इनका संबंध कहां से है? तो ये टिहरी से संबंधित हैं। अगर बात करें गोल्डन गर्ल की, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दिलराज कौर को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए राज्य के प्रथम भारोत्तोलक खिलाड़ी थे कौन? तो राज्य के पहले भारोत्तोलक खिलाड़ी थे केसी सिंह बाबा जो कि उधम सिंह नगर से संबंधित हैं। ठीक है, केसी सिंह बाबा को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है केसी सिंह बाबा किस वर्ष नैनीताल से सांसद चुने गए थे? तो केसी सिंह बाबा नैनीताल से सांसद बने थे 2004 में, आपको याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है
स्ट्रॉन्ग बॉय या मैन, स्ट्रॉन्ग बॉय या मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया या स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है फैयाज अहमद अंसारी को, जिनका संबंध उधम सिंह नगर से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की पहली महिला कौन थी? तो राज्य की पहली महिला जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया ये थी हंसा मनराल, पिथौरागढ़ से इनका संबंध है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। 2001 में इनको यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए, और इनको जो ये हंसा मनराल है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी भारोत्तोलन से है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से है। नेक्स्ट है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन थे? तो देखिए 1956 में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, और उस टीम के सदस्य थे हरदयाल सिंह। इनका संबंध देहरादून से है, तो उत्तराखंड के हैं, इसीलिए आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि 1956 में जिस टीम ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था उस टीम के सदस्य कौन है उत्तराखंड के? तो वो हैं हरदयाल सिंह। मीर रंजन नेगी का संबंध किस खेल से है? देखिए मीर रंजन नेगी काफी इंपॉर्टेंट हैं और इनका संबंध हॉकी से है। ठीक है, जो फिल्म आई थी चक दे इंडिया शाहरुख खान की, उस फिल्म जो थी वह फिल्म इन्हीं के जीवन पर आधारित थी। तो यह भी आपको याद रखना है, मीर रंजन नेगी का संबंध किससे है? इनका संबंध हॉकी से है, आपको पूछा जा सकता है। और मैं फिर से कहूंगा, अपनी बात को रिपीट करूंगा, ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा वाणी के हैं, उसी से मैंने इनको बनाया है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको याद है उनको रिवाइज कीजिए, जो याद नहीं है उनको नोट कीजिए। नेक्स्ट है हरि सिंह थापा का संबंध किस जिले किस खेल से है? तो हरि सिंह थापा इनका संबंध है मुक्केबाजी से, और जिला अगर पूछेगा तो इनका जो जिला है वो पिथौरागढ़ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बीसीसीआई द्वारा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU को मान्यता कब दी गई थी? देखिए जो बीसीसीआई है इन्होंने उत्तराखंड की जो क्रिकेट एसोसिएशन है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, इसे मान्यता दी 13 अगस्त 2019 को। तो ये डेट आपको याद रखनी। इससे पहले उत्तराखंड को जो उत्तराखंड की एसोसिएशन है क्रिकेट एसोसिएशन, इसको बीसीसीआई की मान्यता नहीं थी, यानी कि उत्तराखंड की कोई टीम नहीं थी जो रणजी ट्रॉफी में खेले या बीसीसीआई के जो घरेलू टूर्नामेंट होते हैं उनमें खेले। तो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता 13 अगस्त 2019 को मिली थी। जो पहले अध्यक्ष बनाए गए एसोसिएशन के वो जोत सिंह गुनसोला को बनाया गया, उपाध्यक्ष संजय रावत को बनाया गया, और महासचिव जो बने थे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के ये बने थे महिम वर्मा। ठीक है, हालांकि महिम वर्मा इसके बाद कुछ समय के लिए बीसीसीआई के उपाध्यक्ष भी बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट का संबंध किस जनपद से है? जो फेमस क्रिकेट खिलाड़ी हैं एकता बिष्ट, इनका संबंध है अल्मोड़ा से। पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है कि आपको इनके बारे में। ठीक है, अगर हम अदर जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के, खासतौर पर क्रिकेट खिलाड़ी, इनकी बात करें तो एक और महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिनका नाम है स्नेहा राणा। ठीक है, तो स्नेहा राणा का संबंध किस क्षेत्र से है? क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनका संबंध देहरादून से है। एक और है उन्मुख चंद। ठीक है, इनका संबंध कहां से है? उन्मुख चंद जिनकी कप्तानी में भारत ने अंडर 19 2012 में वर्ल्ड कप जीता था, इनका संबंध भी पिथौरागढ़ से है। इनको लेकर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हाल ही में इन्होंने अमेरिकन की जो नागरिकता है, यूएस नागरिकता, उसको इन्होंने लिया है। तो ये अब यूएस की टीम के लिए खेलते हैं उन्मुख चंद। तो पूछा जा सकता है किस जनपद से हैं? पिथौरागढ़ से हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और महिला खिलाड़ी हैं तारा रावत, यह भी क्रिकेट से संबंधित है, इनका संबंध पौड़ी से है। औली में स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? औली के अंदर स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत 1987 में की गई थी। औली रोपवे का निर्माण कब पूर्ण हुआ था? देखिए औली रोपवे का निर्माण अक्टूबर 1993 में पूरा हुआ था। अगर हम बात करें कि ये रोपवे बनना कब से शुरू हुआ, तो ये बनना शुरू हुआ था जुलाई 1983 से। ठीक है, और बनकर कब तैयार हुआ? अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट है रोपवे से जोशीमठ से औली की दूरी कितनी है?
तो देखिए पहले सड़क मार्ग से जोशीमठ से ओली जाया जाता था, उसकी दूरी थी 15 किलोमीटर। लेकिन जब से ये रोपवे बना है, रोपवे के माध्यम से जोशीमठ से ओली की दूरी पड़ी है अब 4.15 किलोमीटर। इसीलिए ओली रोपवे को एशिया का सबसे लंबा रोपवे भी माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कितना का है ये रोपवे, 4.15 किलोमीटर का है। सड़क मार्ग से पहले 15 किलोमीटर लगते थे और अब लगभग 4 किलोमीटर लगता है, ये पूछा जाता है। राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब हुई थी? देखिए राज्य के अंदर पर्वतारोहण की शुरुआत 1905 में होती है। किसके द्वारा? टीजी लॉन्गस्टॉफ के द्वारा। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैं आपको यहां पर बताऊंगा। अगर आपको पूछा जाए राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब हुई, आप बताएंगे 1905। किसके द्वारा? टीजी लॉन्गस्टॉफ के द्वारा। और अगर आपको पूछा जाए राज्य में वास्तविक पर्वतारोहण की शुरुआत कब हुई वास्तविक रूप से, तो ये हुई 1936 में, जो टिलमैन और उनका साथी था ओडेल, इनके द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जो टीजी लॉन्गस्टॉफ था ये नंदा देवी चोटी का आरोहण करने गया, पूरा ये चढ़ नहीं पाया और आधे से यह वापस आ गया। जहां तक ये गया उसी को लॉन्गस्टॉफ फॉल कहा जाता है। लेकिन जो टिलमैन और ओडेल थे, इन्होंने नंदा देवी शिखर का सफल आरोहण किया 1936 में, और इसी को माना जाता है उत्तराखंड में वास्तविक शुरुआत पर्वतारोहण की। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नंदा देवी शिखर का सफल आरोहण किसके द्वारा किया गया था? वही क्वेश्चन जो भी अब मैंने आपको समझाया, टिलमैन और ओडेल ने किया 1936 में। ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। नेक्स्ट है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है यह आपके दार्जिलिंग में है और हाल ही में किसी एग्जाम में यह पूछा गया था उत्तराखंड में। ठीक है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और ये दार्जिलिंग में स्थित है। इस इंस्टीट्यूट का जो पहला डायरेक्टर बनाया गया था वो तेंजिंग नोर्गे को बनाया गया था। आप सभी जानते हैं तेंजिंग नोर्गे, जिन्होंने एडमंड हिलेरी की मदद करी थी जब वो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी और उनके साथ तेंजिंग नोर्गे। तो इस इंस्टीट्यूट का पहला डायरेक्टर किसको बनाया गया? तेंजिंग नोर्गे को। ठीक है, पहला प्रधानाचार्य किसको बनाया गया? यहां का नंदू जुयाल को यहां का पहला प्रधानाचार्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, और एक और चीज, यह है आपका हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपको पूछा जाएगा भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन 1961 में बना और यह आपके कहां पर है? आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई थी और कहां की गई थी? जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, जिसे हम निम के नाम से जानते हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसकी स्थापना होती है 1965 में और ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बछेंद्री पाल का जन्म कब और कहां हुआ था? बछेंद्री पाल का जन्म 1954 में हुआ था। उत्तरकाशी में इनका जन्म हुआ और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली ये राज्य की पहली महिला हैं, ना सिर्फ राज्य की बल्कि भारत की भी पहली महिला हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण कब किया? तो अब आपको नई डेट याद रखनी पड़ेगी। 23 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। इससे पहले 24 में ही सब किताबों में दिया गया था, लेकिन जो आयोग का वो प्रश्न था और उसके बाद जब एनसीईआरटी में देखा गया तो एनसीईआरटी में 23 मई यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसको अब नहीं याद रखना है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो बायोग्राफी है और एनसीईआरटी में जो इनके ऊपर चैप्टर है वहां पर 23 मई ही आपको दिया गया है। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा ऐतवाल को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चंद्रप्रभा ऐतवाल, जिन्हें माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पहाड़ी बकरी के नाम से इन्हें जाना जाता है और इनको अर्जुन पुरस्कार 1981 में दिया गया था। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इनके साथ साथ हर्षवंती बिष्ट को भी 1981 में यहां पर यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनकी साथी थी जो। इनको पद्मश्री कब मिला? चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1990 में। इसके अलावा राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ये कब मिला चंद्रप्रभा ऐतवाल को? इनको मिला 1993 में। ठीक है, और तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार ये कब मिला? ये मिला 2010 में। सुमन कुटियाल द्वारा किस वर्ष एवरेस्ट फतह किया गया था?
सुमन कुटियाल पूछा जाता है किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये भी एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। इनका संबंध पिथौरागढ़ से है और 1993 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और अगले ही साल 1994 में इनको राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार या जिसे नेशनल एडवेंचर अवार्ड कहते हैं वो इनको दिया गया। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 7 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे लवराज सिंह धर्मसक्तू। इनका संबंध पिथौरागढ़ से है। हरीश चंद्र सिंह रावत का संबंध है, तो देखिए हरीश चंद्र सिंह रावत ये राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन हैं? हरीश चंद्र सिंह रावत, या कहीं पर केवल हरीश रावत देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1965 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। पहली महिला पूछेगा तो वो बछेंद्री पाल हैं, ना सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि भारत की भी। लेकिन उत्तराखंड के पहले व्यक्ति पूछेगा तो हरीश चंद्र सिंह रावत। किससे संबंधित हैं? पर्वतारोहण से। नेक्स्ट है हमारा सुरेंद्र सिंह भंडारी प्रसिद्ध हैं। तो सुरेंद्र सिंह भंडारी क्या हैं? तो ये एक प्रसिद्ध एथलीट हैं, उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है? परिमार्जन नेगी, इनको लेकर भी पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। परिमार्जन नेगी जो है एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कहां से संबंधित हैं? चमोली जिले से। अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है। देखिए सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, परीक्षा वाणी से। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी वीडियो से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको कवर कराता हूं, तो मैं आपको बुक बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन परीक्षा वाणी, अजय रावत और इसके अलावा जो अदर बुक्स आती हैं घनश्याम जोशी, यहां से बनते हैं, हमारी वीडियो से नहीं बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहां पर उन्हीं को कवर करते हैं, कोई अपने तरीके से या अपनी साइड से हम आपको यहां पे कोई डाटा नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा वाणी के और इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है, तो आपको ध्यान होगा जिन्होंने इस एग्जाम को दिया होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके वॉलीबॉल से संबंधित हैं। हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित हैं? ये खेल भी पूछा गया है, इनका नाम पूछा गया है। तो ये तीनों प्रश्न लगातार पेपर में पूछे गए हैं। जो हरिदत्त कापड़ी हैं इनका संबंध बास्केटबॉल से है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है राज्य खेल पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो उत्तराखंड में राज्य खेल पुरस्कारों की शुरुआत 2013 में की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। राज्य खेल पुरस्कारों के आगे देवभूमि नाम शब्द कब जोड़ा गया था? पहले नाम था, देखिए जो राज्य खेल पुरस्कार हैं इसके तहत दिया जाता था कि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड, उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड, इस तरीके से 2013 में जब शुरू किया गया। 2015 में इनके आगे देवभूमि शब्द जोड़ दिया गया, यानी देवभूमि खेल रत्न अवार्ड, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है राज्य खेल पुरस्कारों के आगे देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 2015 में। पहले देवभूमि खेल रत्न अवार्ड के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो उत्तराखंड का जो पहला देवभूमि खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2013 में, इसके पहले विजेता थे जसपाल राणा। ये आपको याद रखना है, शुरुआत के कुछ आपको याद रखना है और फिर एंड के आपको याद रखने हैं। जो पहले देवभूमि खेल रत्न अवार्ड विजेता हैं इनका नाम है जसपाल राणा। दूसरे नंबर पर 2014 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा को दिया गया। 2015 में यहां अवार्ड, केवल देवभूमि खेल रत्न अवार्ड की मैं बात कर रहा हूं, अदर अवार्ड के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले थे जसपाल राणा 2013 में, 2014 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा को दिया गया, 2015 में राम बहादुर छेत्री को दिया गया, 2016 में गुरमीत सिंह को दिया गया, 2017 में एकता बिस्ट जो कि क्रिकेटर हैं, 2018 में मनीष रावत और 2019 में मनोज सरकार को यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है, अब हम द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करेंगे। तो ये थे हरि सिंह थापा। ठीक है, जो हंसा मनराल हैं उत्तराखंड की पहली द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, उनको पूरे भारत का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था जो केंद्र सरकार देती है। यह है राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह मिला था पहले, सबसे पहले हरि सिंह थापा को 2013 में यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके बाद 14 में नारायण सिंह राणा को मिला, 15 में रेणु कोहली को मिला, 16 में सुरेंद्र सिंह भंडारी को मिला जिन्हें उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, 2017 में लियाकत अली को मिला और 2018 में अनूप बिष्ट को यह अवार्ड मिला था।
प्रथम देवभूमि लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पहला देवभूमि लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पद्म बहादुर मल को दिया गया था 2013 में, ठीक है। और इसके बाद 2014 में जो हरिधर कापड़ी थे इनको दिया गया। हंसा मनराल को 2015 में ये अवार्ड दिया गया। 2016 में राजेंद्र सिंह रावत को दिया गया और 17-18 के लिए यह अवार्ड अरुण कुमार सूद को दिया गया, ठीक है। जो लेटेस्ट इसके रिसिपेंट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, जल्दी ही उनको मैं आपको अगले वीडियो में उनके बारे में बता दूंगा कि 2021 में अभी किसको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? चंडी प्रसाद भट्ट प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको यह पुरस्कार 1982 में दिया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। पहले व्यक्ति उत्तराखंड के जिन्हें ये रमन मैग्सेसे मिला वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। और अगर पूछा जाएगा उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति जिनको ये अवार्ड मिला, उनका नाम था दीप जोशी, ठीक है। तो इनको भी आपको याद रखना है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2009 में इनको यह अवार्ड मिला था, ठीक है। ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है दीप जोशी को। राज्य के किस जनपद में कश्मीरी खेती की शुरू की गई है? देखिए, अब आपकी जो पूरी परीक्षावाणी वाला टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। यहां से अब हम समसामयिकी को शुरू कर दिया है हमने। अब अगली 2 वीडियो में जो आपका पूरा समसामयिकी वाला पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा और उनके कवर होते ही लगभग 40 वीडियो होंगी, 2000 के करीब ये प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों में आपकी पूरी परीक्षावाणी यहां पर कवर हो जाएगी। राज्य के किस जनपद में कश्मीरी खेती शुरू की गई है? कश्मीरी केसर की खेती ये की गई है अल्मोड़ा जनपद में। राज्य की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो देखिए, राज्य की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट है ये जारी की गई 27 जुलाई 2019 को। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर उत्तराखंड में ऐसे ही पूछा जाता है 2-2, 3-3 साल का, तो पूछा जा सकता है। आपको डेट याद रखनी है 27 जुलाई 2019। इस मानव विकास रिपोर्ट के तहत जो पूरे उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक है ये कितना रहा? 0.718 ये रहा था उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक। किस जिले का सबसे ज्यादा रहा? सबसे ज्यादा रहा देहरादून का, ठीक है। देहरादून का 0.765 रहा था। आपको पूछा जा सकता है कि जो मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई उत्तराखंड की, सबसे ज्यादा किसका था? तो देहरादून का है। सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम था टिहरी का, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा वाला जिला कौन सा था? तो सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा वाला जिला था आपका पिथौरागढ़ और सबसे कम था हरिद्वार, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला ये कौन था? हरिद्वार। और सबसे कम था रुद्रप्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट है, योग की कक्षाएं शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो योग की कक्षाएं शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना कुमाऊं विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आसन वेटलैंड आरक्षित को रामसर साइट कब घोषित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है इसे अक्टूबर 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ये आपके देहरादून में है और 2020 में इसे रामसर साइट बनाया गया। भारत में कितनी रामसर साइट हैं, कौन सी किस राज्य में है, उनसे रिलेटेड फैक्ट, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट, सबसे पहली रामसर साइट, इन सब के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है जो आपको जीके ट्रैकर 2.0 पर मिल जाएगा। तो आप उस चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। रामसर साइट्स को लेकर लगातार क्वेश्चन बनते हैं, वहां पर आपको सभी क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे कब घोषित किया गया? 2020 में। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य का दूसरा साइबर थाना कहां स्थापित किया गया था? देखिए, राज्य का जो दूसरा साइबर थाना था इसे रुद्रपुर में स्थापित किया गया था। यह आपको याद रखना है। इसको स्थापित करने की मंजूरी 2020 में दी गई थी, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर। क्वेश्चन बनेगा, पहला साइबर थाना पेपर में पूछा जा चुका है, यह आपके देहरादून में खोला गया था 2015
2015 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज का। आज हमने 38वां भाग यहाँ पे कवर किया और 1900 क्वेश्चन, और ये सभी 1900 क्वेश्चन आपकी परीक्षा वाणी से हैं। तो पूरी परीक्षा वाणी अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़नी है तो उसकी ऑलरेडी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। अगर आपको परीक्षा वाणी वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़नी है तो इसकी भी हमने एक प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दी है, आप इनको जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको जिला वाइज पढ़ना है, बहुत अलग अलग सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी उत्तराखंड की, तो आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर सकते हैं, या फिर जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको सारी सीरीज देखने को मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।